तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एडिशन लॉ क्या है ये हमने कल यानी पिछली क्लास में थोड़ा बहुत देख भी लिया था कि जब दो इवेंट्स इस तरह होते हैं कि पहला इवेंट हो सके या दूसरा इवेंट हो सके, एक वक्त में दोनों में से कोई एक इवेंट होता है तो फिर हम वहां पर एडिशन करते हैं, और जब दो इवेंट्स एक साथ हो रहे होते हैं तो फिर वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी कैन कंक्लूड दैट इफ टू इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, दो ऐसे इवेंट्स हैं जो दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते, यानी अगर इवेंट ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम कहते हैं द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है दोनों की कि इवेंट ए या इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो और का जो सिंबल है वो यूनियन से रिप्रेजेंट होगा। और का सिंबल किससे रिप्रेजेंट होगा? यूनियन से। और आपको याद होगा कि ये जो यूनियन होता है ना, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम सारे एलिमेंट्स को मेंशन कर देते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को एक से ज्यादा मर्तबा नहीं लिखते। तो ये समझें कि एक तरह की एडिशन वाली एक्टिविटी होती है जो यूनियन के ऑपरेटर के जरिए से हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर और जो है वो शो होगा यूनियन से। तो अगर प्रोबेबिलिटी है ए और बी तो मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी। इसको लिखते जाएं, नोट करते जाएं। अच्छा, अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो फिर इनका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सिंपली दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके आपको मिल जाएगी। मजीद इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब एक बात हम और भी समझ लेते हैं, वो ये है कि on the other hand, if two events A and C can occur at the same time, यानी कुछ ऐसा आपका एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें इवेंट ए और इवेंट सी दोनों एक ही टाइम पर हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? द इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, या जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी लिख सकते हैं, इट विल नॉट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, जब इवेंट म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव हो तो उस वक्त क्या रिलेशन यूज करना होता है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। वैसे हमें इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, जबकि ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस वक्त ये रिलेशन होगा जो कि इनको आपस में कनेक्ट करेगा। अच्छा, अगर आप ए इंटरसेक्शन सी को निकाल दें तो फिर जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं रहेगी। एक और चीज भी समझ लें, पहले ये नोट कर लें। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज हम ये नोट कर लेते हैं कि अगर कभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ए एंड सी की,
तो एंड को आपके पास जो ऑपरेटर शो करेगा ना वो इंटरसेक्शन होगा कि ये इवेंट हो रहे हैं ए एंड सी। तो अगर ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव है तो फिर ए इंटरसेक्शन सी जो है ना ये वो सिंबल वाला तरीका होगा जिससे आप इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम आगे चल के पढ़ लेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल होता है। तो फिलहाल हमने इनिशियली इसको नोट कर लिया, डिटेल इसकी आगे मल्टीप्लिकेटिव लॉ में वो हमारे सामने आ जाएगी। वर्ड एग्जाम्पल 6 अब हम देखेंगे और हमारे सामने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की ना कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। तो इसमें है कि a card is drawn at random from a standard pack of 52 playing cards. Find the probability that the card is an ace or a king, a heart or a diamond, neither a king nor a queen. देखें, अगर आपने कार्ड को पिक किया, ड्रॉ किया और वो एक एस आ गया या वो एक किंग आ गया, तो एस और किंग दोनों एक साथ आ सकते हैं एक ही कार्ड में, या तो एस आएगा या फिर किंग आएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन एक्सक्लूसिव है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने कार्ड पिक किया, या तो वो हार्ट्स में से हो सकता है या फिर डायमंड में से हो सकता है। एक ही कार्ड एक ही वक्त में हार्ट और डायमंड दोनों हो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, और बाकी थर्ड वाले में तो हमें बस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इससे हम पहचान गए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस और किंग, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, इन दोनों को ऐड करना है। टोटल कितने एस होते हैं? 4। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 4/52। टोटल किंग्स 4 होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 4/52 इसके लिए भी हो गई। दोनों सिंप्लीफाई होकर 1/13 और 2 टाइम्स होकर 2/13 बन गए। अब हम चलते हैं हार्ट और डायमंड। हार्ट होते हैं 13, डायमंड भी 13 होते हैं और दोनों 1/2 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन ये पहले हम निकाल लेते हैं, ये 2/13 आएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर गेटिंग अ किंग नॉर अ क्वीन, उसमें से उसके लिए हम 1 में से किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके पास बाकी वो बचेगी जिसमें आपके पास किंग या क्वीन नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रैक्टिस नाउ 6 पर और इसे ट्राई कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस नाउ 6 में हमें गिवन है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ पिक्चर कार्ड और एन एस। ठीक है, अब पिक्चर कार्ड से क्या मुराद है? 3, यानी किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, या फिर एस। अब अगर पिक्चर कार्ड आ रहा है तो क्या उसमें एस भी आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड और एस। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम इसमें लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? 3 हर पैक में होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 प्लस टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4 और टोटल कार्ड्स 52। अब इसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, सो 52 और ऊपर 16, तो आपके पास आ गया 8/26, जिसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करके 4/13 बना लेंगे।
ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड और एन एस। तो पिक्चर कार्ड में 12 लिखा है, पिक्चर कार्ड में 12/52 लिखा है। 12 होते हैं ना पिक्चर कार्ड्स, हर पैक के अंदर 3-3 होते हैं, तो चारों पैक्स के मिला के 12 पिक्चर कार्ड्स हो गए और 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। अच्छा, अब सेकंड पार्ट पर आ जाए। इसमें कह रहे हैं कि एन एस और अ कार्ड बेयरिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सही है। एस आपको पता है वो कार्ड होता है जिसमें नंबर 1 होता है, और फिर आपके पास वो नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल होंगे वो अलग होंगे। तो टोटल एस कितने होते हैं? 4 डिवाइड होगा 52 से। अच्छा, एक पैक में नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कितने होते हैं? 3, 3, 6 और 9, और चारों पैक्स के मिला के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे ना। एक पैक में 3 है तो हर पैक में 3 है, और 4 पैक्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। हाँ, ये याद हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी। याद हो जाएंगे। ये बुक में इन्होंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दी थी कि याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि अ किंग और अ क्वीन एक्सक्लूसिव है या नहीं? जाहिर है जब किंग आएगा तो क्वीन नहीं आ सकती, और अगर क्वीन वाला कार्ड आ रहा है तो फिर तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। टोटल कितने किंग्स होते हैं? 4, तो 4/52। 4 ही क्वीन होती हैं, 4/52। तो आपके पास 1/13, 1/13 से आंसर 2/13 आ जाएगा। लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ जैक नॉर एन एस। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक और एस निकाल लेता हूँ। तो जी 2/13 देखें, 1/13 प्लस 1/13, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, जैक कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं, तो 4/52 हो गया, प्लस एस भी 4 होते हैं, और इसका आंसर भी 2/13 आ जाएगा। अब जो सिचुएशन हमें चाहिए कि नीदर जैक नॉर एस, उसके लिए हम 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11/13 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना एक क्लास डिस्कशन है, वो ज़रा हम देख लेते हैं। क्या है? देयर आर 3 ब्लू बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स इन अ बैग। द बॉल्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कलर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इज रीप्लेस्ड। यानी आपने पहले एक बॉल को ड्रॉ किया था, उसके बाद उसको क्या किया? वापस रखा। जब आपने बॉल को ड्रॉ किया था तो बाकी कितनी रह गई थी? 4। लेकिन जब आपने उसको रिप्लेस कर दिया तो दोबारा से कितनी हो गई? 5 हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? ए सेकंड बॉल इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो फर्स्ट ड्रॉ के बाद रिप्लेसमेंट है,
ताकि टोटल बॉल्स और टोटल सिचुएशन दोबारा सेम हो जाए, और फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉ है। अब ये कह रहे हैं कि ट्राई रिप्रेजेंटिंग द सैंपल स्पेस फॉर दिस प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ पॉसिबिलिटी डायग्राम एंड अ ट्री डायग्राम। सबसे पहले हमें इसकी एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है और एक ट्री डायग्राम बनानी है। अच्छा, सेकंड कह रहे हैं कि इज इट इजी और टीडियस टू रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस इन ईच डायग्राम। ठीक है, अभी देखें ये इन्होंने ड्रॉ की हुई है ना, तो अभी हम इसको देखते हैं। From the class discussion, we observed that it is still possible to draw a possibility diagram as shown in this figure 3.5a. But what happens if there is a third draw? अगर हम थर्ड ड्रॉ करेंगे तो क्या फिर पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा? सही है, हमने देखा था पॉसिबिलिटी डायग्राम सिर्फ उस वक्त बनाई जा सकती है जब आपके पास दो इवेंट्स हो, ना दो से कम पे आप बनाते हैं ना दो से ज्यादा पे बनाते हैं। अच्छा, ट्री डायग्राम जो है ना वो फिर ज्यादा सूटेबल होती है। अच्छा, आप दोनों की देखें, पॉसिबिलिटी डायग्राम में फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ, 3 ब्लू बॉल्स 2 रेड बॉल्स। ठीक है, ट्री डायग्राम देखिए, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू और रेड दोनों आने के चांसेस हैं, क्योंकि ब्लू बॉल्स 3 थी तो 3/5 उसके चांसेस हो गए, रेड बॉल्स 2 थी तो 2/5 हो गए। फिर आपने जो बॉल ड्रॉ की थी उसको वापस रखा और फिर आपने सेकंड ड्रॉ किया, तो फिर ब्लू रेड और ब्लू रेड दोबारा उसी तरह से आ गए विद द सेम प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, चलें अब ये कह रहे हैं कि द फिगर 3.6 shows how we could use the possibility diagram in part A and the tree diagram in part B to find probability of getting a blue ball then a red ball. ठीक है, तो the probability that the first ball drawn is blue and the second ball drawn is red. तो अगर हम पॉसिबिलिटी डायग्राम पर देखेंगे तो आपके 6 डॉट्स यहाँ पर मार्क हो जाएंगे कि फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास ब्लू आ रही है और सेकंड ड्रॉ में आपके पास रेड आ रही है। और अगर हम ट्री डायग्राम में देखेंगे तो आपके पास वो वाली ब्रांच हाईलाइट हो जाएगी जिसके फर्स्ट ड्रॉ में ब्लू है और सेकंड ड्रॉ में रेड है। तो आप देखेंगे कि ट्री डायग्राम में यहाँ पे ज्यादा आसान रहती है। अच्छा, अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या होगा, 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 से। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 6/25। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे आप, आपने ब्लू वाली बॉल की ब्रांच की प्रोबेबिलिटी देखी कितनी है, 3/5 ट्री डायग्राम में, और रेड वाले की कितनी है, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 6/25। अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इन अदर वर्ड्स वी कैन मल्टीप्लाई अलोंग द कनेक्टेड ब्रांचेस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ट्री टू फाइंड द अबव आंसर। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। अब आप आइए वर्क एग्जांपल 8 पर। देयर आर 7 ग्रीन मार्बल्स and 3 yellow marbles in a bag. The marbles are identical except for their color. A marble is drawn at random from the bag and is replaced. A second marble is then drawn at random from the bag. Find the probability that the first marble drawn is yellow. ठीक है, अब सारी probabilities निकालने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम इस गिवन जो हमारे पास सिचुएशन है ना, उसको देखते हुए हम एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं। आप भी चाहें तो मेरे साथ साथ बना लें। सबसे पहले नोट कर लें कि आपके पास ग्रीन कितने हैं, 7 है, और आपके पास येलो मार्बल कितने हैं, वो 3 हैं, और आपने 2 ड्रॉज करने हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ड्रॉ। तो आपके पास 2 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। एक ये कि आप ग्रीन आपके पास रिजल्ट आ जाए, या फिर
येलो मार्बल या मार्बल एज ए रिजल्ट आ जाए। अच्छा, जब आप सेकंड ड्रॉ करेंगे तो अगेन सेम आपके पास सिचुएशन होगी कि फर्स्ट ग्रीन के साथ सेकंड पे दोबारा ग्रीन और येलो आ सकता है, फर्स्ट येलो के साथ ग्रीन और येलो आपके पास सेकंड ड्रॉ में भी आ सकता है। मुझे जल्दी से बताएं कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ग्रीन मार्बल 7/10, 7 ग्रीन मार्बल, 10 टोटल मार्बल्स, और येलो की है 3/10। फिर आप मार्बल को रिप्लेस करेंगे, दोबारा ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, 7/10 और 3/10। अगेन यहाँ पे 7/10 और 3/10। यह आपकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। जल्दी से कर लें, फिर आगे एक एक पार्ट करके देखते हैं। पार्ट 1 में हमें पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज येलो। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जबकि फर्स्ट मार्बल क्या होना चाहिए, फर्स्ट मार्बल इज येलो। क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी? फर्स्ट ड्रॉ पर आए और देखें फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है और येलो की कितनी है, तो बस 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। अब जरा आप सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द सेकंड मार्बल ड्रॉन इज येलो गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल इज ग्रीन। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मार्बल की नहीं चाहिए, किसकी चाहिए? येलो प्लस ग्रीन नहीं चाहिए। सेकंड मार्बल इज येलो, लेकिन फर्स्ट मार्बल क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। अच्छा, अब देखें सेकंड मार्बल येलो और फर्स्ट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी येलो की 3/10 है। लेकिन अगर सेकंड मार्बल येलो होता और फर्स्ट भी येलो होता तो क्या सेकंड मार्बल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? वो ग्रीन के साथ भी 3/10 है और येलो के साथ भी कितनी है? 3/10 है। ऐसा क्यों है? इसकी रीजन इसकी रिप्लेसमेंट है। अगर आप एक मार्बल ड्रॉ करके उसको रिप्लेस ना कर रहे होते ना तो फिर फर्क पड़ता। सही है। लेकिन चूंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले आपने कोई मार्बल ड्रॉ किया ही नहीं है, अब आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 3/10 और जो रेलेवेंट प्रोबेबिलिटी है ना वो ये वाली है जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड मार्बल बीइंग येलो व्हाइल द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन वाज ग्रीन। अच्छा, अब थर्ड पार्ट पे आ जाए। अब ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन एंड द सेकंड मार्बल ड्रॉन इज येलो। अब हमें दो ब्रांचेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट मार्बल ग्रीन होना चाहिए और सेकंड मार्बल येलो होना चाहिए। तो अब हम कौन सी ब्रांच को देख रहे होंगे? देखें, फर्स्ट मार्बल ग्रीन ये रहा और सेकंड मार्बल येलो ये रहा, ये वाली ब्रांच इन्वॉल्व हो जाएगी। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/10 और उसके साथ साथ येलो है 3/10। तो फाइनल आंसर 21/100 आ जाएगा। ठीक है। पार्ट 2 में हमने सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ली थी 3/10। इसमें दो क्यों ली? ये अच्छा सवाल है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, इसमें ना सिचुएशन ये है कि आपके पास है फर्स्ट मार्बल इज ग्रीन एंड सेकंड मार्बल इज येलो। जहां एंड आ जाएगा ना वहां फर्स्ट ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को और सेकंड ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब और आए वो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो लास्ट पार्ट है द सेकंड मार्बल ड्रॉन इज येलो, सेकंड मार्बल ड्रॉन इज येलो।
अच्छा अब ये बताएं, सेकंड मार्बल येलो आ जाए, ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है? दो जगह पे पॉसिबल है। कहाँ कहाँ पर? एक तो वो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पहले से ना, हाँ, एक एक यहाँ भी पॉसिबल है जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो या तो वो वाली ब्रांच आएगी, या फिर ये दोनों ब्रांचेस एक साथ आ सकती हैं एक वक्त में। तो ये दोनों ब्रांचेस क्या हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। तो हम लिखेंगे या तो यूं आएगा कि प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज येलो, और या फिर यूं आएगा कि फर्स्ट इज येलो एंड द सेकंड इज आल्सो येलो। तो आप लिखेंगे 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 प्लस 7/, ये 3/10 होगा, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3/10। तो आपके पास 21/100 प्लस 9/100 आ जाएगा, जो कि इसको 30/100 बनाएगा, और फाइनल आंसर आपका 3/10 बन जाएगा। अब दो चीजें छोटी छोटी सी हमें आखिर में देखनी है, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरे हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों क्या होते हैं? Two events are independent events if the chance of one of them occurring does not affect the chance of the other event occurring। ठीक है, तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन होगा, वो हमें याद रखना है। मिसाल के तौर पर एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। ए एंड बी, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ये इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया ना, जिसमें हम एक मार्बल या एक बॉल ड्रॉ कर रहे थे और फिर उसको रिप्लेस कर रहे थे और फिर सेकंड मार्बल ड्रॉ कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। क्यों? क्योंकि जब आपने एक मार्बल ड्रॉ करके उसको रिप्लेस कर दिया, तो अब फर्स्ट वाले ड्रॉ का कोई भी इफेक्ट सेकंड वाले ड्रॉ पर नहीं पड़ेगा। तो सेकंड ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ से इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन फर्ज करें अगर ऐसा ना हो, तो फिर क्या होगा? आपने एक मार्बल ड्रॉ किया बैग में से, या एक बॉल को ड्रॉ कर लिया और उसे रिप्लेस किए बगैर आपने सेकंड ड्रॉ किया, तो सेकंड ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ से अफेक्टेड होगा? होगा ना। तो इसका मतलब है अब ये जो इवेंट्स होंगे ड्राइंग के, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा, जब दो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हों तो फिर क्या होता है? जैसे पहला इवेंट ए हुआ और सेकंड वाला बी हुआ, तो सिंबल्स तो अभी भी उनके लिए यही होंगे, लेकिन अब उसमें करेंगे क्या? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि पहला इवेंट है, क्योंकि ये पहले हो रहा है तो इससे पहले कोई इवेंट है नहीं, इसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी हम ले लेंगे। सेकंड, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, गिवन ए हैज हैपेंड या टेकन प्लेस। तो अब हमें सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लेनी, बल्कि क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस तरह लेनी है कि ए वाला इवेंट क्या हो? पहले से अकर हो चुका हो। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो डिपेंडेंट इवेंट्स में हमारा यानी क्वेश्चंस का आंसर होता है। अब जरा आप मिसाल देखें कि डिपेंडेंट इवेंट्स जो है ना वो किस तरह काम करते हैं। जैसे देखें, देयर आर 7 ग्रीन मार्बल्स एंड 3 येलो मार्बल्स। ये वही एग्जांपल है जो इससे पहले हमने देखी है, ऐसे ही है ना? 7 ग्रीन और 3 येलो मार्बल्स। द मार्बल्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कलर्स। 2 marbles are drawn at random from the bag without any replacement। अब आप 2 मार्बल निकालेंगे लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। कॉपी एंड कंप्लीट द प्रोबेबिलिटीज ऑन द प्रोबेबिलिटी ट्री। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 7/10 है, तो येलो की कितनी होगी? वो जाहिर सी बात है 3/10 होगी। ठीक है, 3 येलो हैं तो 3 हो गई, और उसके नीचे फिर 10 आ जाएगा।
आप अपने पास बुक में तो लिख लेना पेंसिल से। 7/10 ग्रीन की हो गई और येलो की हो जाएगी 3/10। अच्छा, अब ये बताएं कि जब फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास ग्रीन था तो सेकंड ड्रॉ में येलो 3/9 क्यों हो गया? इस वजह से कि पहला मार्बल जो आपने निकाला था ना वो टोटल में से कम हो जाएगा, तो टोटल 10 के बजाय अब कितने रह जाएंगे? 9। अच्छा, येलो पहले भी 3 थे, अभी भी 3 हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले ग्रीन निकला था ना, तो ग्रीन की क्वांटिटी कम होगी, येलो की क्वांटिटी कम नहीं होगी। अच्छा, अब ये बताएं सेकंड ड्रॉ में ये वाली जो ब्रांच है जिसमें फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन आ चुका है, सेकंड ड्रॉ में ग्रीन कितने होंगे? डिनोमिनेटर में टोटल क्या लिखूं मैं? 9 लिखूंगा, क्योंकि एक मार्बल पहले कम हो चुका है। अब न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूं? 6 लिखूं। 6 हम क्यों लिखें यहाँ पर, 7 क्यों नहीं लिखें? क्योंकि पहले ग्रीन निकल चुका है ना, तो वो एक ग्रीन कम हो चुका है, टोटल में भी एक कम हो चुका है और ओवरऑल ग्रीन में भी एक कम हो चुका है। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप लिखना छोड़ें, पहले तवज्जो से समझें। अब हम सेकंड ब्रांच पर आते हैं। आपके फर्स्ट ड्रॉ में येलो 3/10 है, उसके बाद दोबारा येलो कितने हैं? 9 क्यों हो गए? टोटल में से कम एक इसलिए हुआ कि पहले एक ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, येलो 2 क्यों रह गए? क्योंकि पहले 3 थे, एक ड्रॉ कर लिया था, तो अब 2 रह गए। अब अगर हम ग्रीन के लिए फ्रैक्शन लिखें तो टोटल कितने लिखेंगे? टोटल कितने लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अच्छा, ऊपर कितने लिखूं मैं? ये कह रहे हैं 6, 7 लिखेंगे। 6 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इससे पिछले ड्रॉ पर ग्रीन नहीं है, कौन सा है? येलो है, तो ग्रीन इंटैक्ट है, वो सारे के सारे वैसे ही हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है जो कि डिपेंडेंट इवेंट्स में होती है, कि जहां सेकंड ड्रॉ डिपेंडेंट है किस पे? फर्स्ट ड्रॉ पे, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब रिप्लेसमेंट ना हो रही हो तो फिर आपके पास जो रिलेशन बनता है ना वो ये वाला बनता है कि आप फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की प्रोबेबिलिटी से, गिवन द इवेंट ए हैज टेकन प्लेस। सही है? अच्छा, अब यहां तक समझने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। There are 25 boys and 15 girls in a class. 12 of the boys and 5 of the girls wear spectacles. A class monitor and a class monitress are selected at random from the 25 boys and 15 girls respectively. What is the probability that both the class monitor and monitress wear spectacles? सबसे पहले हमने probability निकाली कि monitors wear spectacles, कितनी होगी वो? 12/25 मॉनिटर के लिए और मॉनिटर्स के लिए 5/15, जो कि 1/3 हो जाएगी। सिंस द सिलेक्शंस ऑफ द मॉनिटर एंड द मॉनिटर्स आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा? मॉनिटर एंड मॉनिटर्स वेयर स्पेक्टिकल्स, उसके लिए हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12/25 1/3 या 5/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4/25 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी को देखते हुए जल्दी से आप प्रैक्टिस नाउ 9 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। इसमें कह रहे हैं कि आउट ऑफ 33 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 21 स्टडी ज्योग्राफी एंड 12 स्टडी हिस्ट्री। नो स्टूडेंट स्टडीज बोथ सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे,
और जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। 2 students are picked at random from the class. Find the probability that the first student studies history and the second studies geography. इसमें आपने किस चीज पे गौर करना है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड क्या था? एंड का था। इस एंड को आप अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि 1 student studies history. 1 का मतलब फर्स्ट नहीं है, यानी वो पहला भी हो सकता है, और while the other, और फिर अदर से मुराद अगेन अगर वो पहला था तो ये दूसरा होगा, और अगर वो दूसरा था तो ये पहला होगा। स्टडीज ज्योग्राफी, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ट्री डायग्राम बना देनी चाहिए। ठीक है, अब देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स में देखें, ये बात इंपॉर्टेंट है। Although the question does not say that the first student is not replaced in the class before picking the second student, this is assumed. This is because if the 2 students are picked together, it is the same as picking at random, same as the no replacement case. हो सकता है आप एक साथ दोनों को सिलेक्ट कर लें, तो वही इम्पैक्ट होगा जो कि एक सिलेक्ट करें और रिप्लेस ना करें, फिर उसके बाद दूसरा सिलेक्ट करने का हो रहा होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम ट्री डायग्राम की तरफ आते हैं। फर्स्ट ड्रॉ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए 21/33, हिस्ट्री के लिए 12 और सिंप्लीफाई इन्होंने किया है, आपकी मर्जी, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें। सेकंड ड्रॉ, ज्योग्राफी को 20/32 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल में से एक इसलिए कम होगा कि पहले एक स्टूडेंट निकल चुका है। और ज्योग्राफी में से क्यों कम होगा? क्योंकि पहला वाला किसका है? ज्योग्राफी का। लेकिन आप हिस्ट्री में देखें, टोटल में से तो 1 कम हुआ, लेकिन हिस्ट्री वालों में कोई कमी, क्योंकि पहला वाला जो ड्रॉ हुआ था या पिक हुआ था वो ज्योग्राफी का था। अब नीचे आए, पहला वाला हिस्ट्री का हो चुका है, तो देखें ज्योग्राफी के टोटल सेम है, यानी नंबर ऑफ ज्योग्राफी स्टूडेंट सेम है, टोटल में से एक कम हो गया। और यहाँ नीचे क्या हुआ? टोटल में से भी एक कम हो गया और हिस्ट्री वाला भी एक कम हो गया, क्योंकि पहला वाला हिस्ट्री का था। अब ये बताएं कि ये जो है ना, फर्स्ट स्टूडेंट स्टडीज हिस्ट्री एंड द सेकंड स्टूडेंट स्टडीज ज्योग्राफी, ये कौन सी ब्रांच होगी? ये थर्ड वाली होगी। यानी आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेंगे तो आप कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? 12/33 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किससे? समझ में आ गया? वो कर लें, वैसे कर लें, मसला नहीं है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखें। 1 स्टूडेंट स्टडीज हिस्ट्री व्हाइल द अदर स्टडीज ज्योग्राफी। कौन कौन सी ब्रांचेस लेंगे? GH, HG, और इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बिल्कुल, यानी उनको इंडिविजुअली तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जो इनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी दोनों ब्रांचेस की, वो ऐड इसलिए होंगी कि अगर पहली ब्रांच आएगी तो दूसरी नहीं आ सकती, दूसरी आएगी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन देख लें। जैसे हम कह रहे थे बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिस नाउ 10 के क्वेश्चंस पे, और हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर लें या 2 कर लें? चलें 2 कर लेते हैं। पहले 2 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। A bag contains 8 red balls, 7 blue balls and 1 white ball. 2 balls are drawn from the bag at random, one after another, without replacement. Find the probability, और फिर उसके बाद कुछ probabilities हैं। तो अब आ जाएं, सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या चीज? क्या बनाएंगे सबसे पहले? ट्री डायग्राम। आप भी बनाना शुरू कर दें, मैं भी बना रहा हूं। अब ये हमने ट्री डायग्राम जो है ना यहाँ पर कंप्लीट कर ली। फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, और इसी तरह से आप भी इसे कंप्लीट कर लें, तो फिर एक एक करके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम आंसर करते हैं। हमें बस 3 चीजें फाइंड करनी है।
नंबर 1 ये कि फर्स्ट बॉल इज रेड, probability of first ball is red and the second is blue. तो R and B मैं इसको लिख रहा हूँ, और इसके लिए हम कौन सी ब्रांच सेलेक्ट कर रहे होंगे जी? तो फर्स्ट इज रेड एंड, तो ये हम यहां से चलेंगे, फर्स्ट इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लू, तो ये वाली ब्रांच हम ले लेंगे। अच्छा, इसके लिए फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे 8/16 मल्टीप्लाइड बाय 7/15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/30, इसका फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में पूछ रहे हैं कि वन बॉल इज रेड वाइल द अदर इज ब्लू, तो वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। अच्छा, अब ये कितने तरीकों से पॉसिबल है? हाँ देखें, वन इज ब्लू एंड द अदर इज रेड, ये हो गया, और दूसरा वन इज रेड एंड द अदर इज ब्लू, वो पहली वाली ब्रांच है जो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी थी। तो हम लिखेंगे कि रेड एंड ब्लू ऐसे भी पॉसिबल है, और ब्लू एंड रेड इस तरह से भी ये वाला रिजल्ट पॉसिबल है। पहली वाली की हमने निकाली थी 7/30 आ गई थी, प्लस ब्लू एंड रेड में हम क्या करेंगे, 7/16 मल्टीप्लाई कर देंगे 8/15 से, तो मेरे ख्याल में आंसर तो सेम ही आएगा, 7/30 प्लस 7/30, तो आंसर आ जाएगा 7/15। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। लास्ट, द टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर, सेम कलर में अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो दोनों ब्लू हो जाएं या फिर दोनों क्या हो जाएं, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है दोनों वाइट हो जाएं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी, और उसकी रीजन आपको समझ में आ जाएगी। खैर अभी तो मैं लिख देता हूं कि हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ऑफ वाइट एंड वाइट। अच्छा, ब्लू एंड ब्लू में आपके पास क्या प्रोबेबिलिटीज आने वाली हैं जी? 7/16 और 6/15। रेड एंड रेड में 8/16, 7/15, और वाइट एंड वाइट में क्या आएगा, 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 0/15, तो 0 की वजह से वाइट वाला इनफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये बनेगा 42/240 प्लस 56/240 प्लस 0, तो 240 एलसीएम हो गया, 42 प्लस 56, तो आपके पास 98/240 आ गया, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 49/120। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर है लास्ट पार्ट का।